नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। तो जैसा आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर हमने एक एनिसेंट हिस्ट्री के लिए नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपकी। तो अगर कोई भी बच्चा हिस्ट्री को एज ए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, बैंकिंग हो या आपका आईबी हो, जो भी आपको एग्जाम्स का पता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके जो गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट है, जहाँ पर हिस्ट्री आपका अगर इंक्लूड होता है तो इसको उसी लेवल के ऊपर आपको पढ़ाया गया है। और चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक करो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमारी एनिसेंट हिस्ट्री को खत्म होने के बाद हम मेडिवल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडर्न और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर फिर आपकी जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं जीएस से रिलेटेड, वो सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ अगर आपको कोई भी जो डाउट है आपका, तो डाउट को जल्दी से जल्दी यहाँ पे सोल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आपको पता ही एनिसेंट हिस्ट्री अब आपकी ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हो कि वो हमारी खत्म हो गई है। इसके बाद अब हमारा यहाँ पर आज हमने नॉर्थ इंडिया की जो एनिसेंट हिस्ट्री है उसको हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। इसके बाद थोड़े से 2-3 इंपॉर्टेंट आपके रूलर हैं जो साउथ इंडिया से बचते हैं आपके, वो और इस टाइम पीरियड के आपको बता दिया जाएगा। ये देखो, संगम एज आपका साउथ एज से रिलेटेड है। तो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके जो आपका 7th सेंचुरी बीसी है, सॉरी 3rd सेंचुरी एडी से लेके आपका 7th सेंचुरी एडी, तो इस एडी वाला जो 400 साल है, इसके अंदर भी आपका साउथ के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल बचे थे, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्री हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था, फिर आपका वैदिक एज के बाद आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिर आपका मगधा एम्पायर, उसके बाद सातवाहन आए थे और कुछ आपके फॉरेन इन्वेजन हुए थे जिनमें हमारे लिए जो कुशन था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर ये हमने साउथ की जो संगम एज है उसको डिस्कस किया था। फिर इंडिया में मतलब कि आपका अगर हम बोलते हैं तो मगध एम्पायर के खत्म होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल निकल के आया वो था आपका गुप्ता पीरियड, और इसको हमने बोला था गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। गोल्डन पीरियड बोलने का जो रीजन था वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एक बार जाके वहां से प्रीफर कर सकता है। तो आज हमारा देखो बेसिक जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका हर्षवर्धन के लिए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप हिस्ट्री का सिनेरियो समझ रहे हो तो 550 के अंदर आपका जो गुप्ता पीरियड है वो खत्म हो चुका है और 606 के अंदर आपका जो हर्षवर्धन है वो आपकी गद्दी पे बैठते हैं। तो यहाँ पर इसके बीच में अगर आप 550 से लेके 606 में जाते हो तो नियरली आपके 50 से लेके 55 साल बचे हुए हैं। अब इन 50 से 55 साल के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपका गुप्ता एम्पायर आपका डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसके खत्म होने के बाद इसके जितने भी फ्यूडेटरी थे, जितने भी जागीरदार थे आपके गुप्ता एम्पायर के, जो अलग अलग रीजन के अंदर थे, तो आप देखोगे कि इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ गई, इन सभी ने क्या किया, अपने अलग अलग को यहाँ पर कम से कम 12 से लेके आपके 13 आपके सेपरेट या इंडिपेंडेंट राज्य हैं वो निकल के आ गए। और उन सभी में अब क्या होगा, कॉन्स्टेंटली वॉर चलती रहेगी और फिर इन सभी को जो यूनाइट करेगा या इन सभी में से जो जीत के आएगा वो होगा आपका हर्षवर्धन। तो ये बेसिकली हरियाणा के अंदर एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पर आपकी एक तहसील है थानेसर। तो ये थानेसर से आपका निकल के आता है और फिर वहां पर ये क्या करता है, आपका मोस्टली जो भी अब आपका नॉर्थ इंडिया होगा उसको ये कैप्चर कर लेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इसके बारे में। तो ये देखो, जैसा कि आपको बताया ये मैंने कि जैसे ही आपका ये पुष्यभूति फैमिली है गुप्ता डिक्लाइन के बाद, अब ये क्या है आपकी, ये आपकी फ्यूडेटरी है। फ्यूडेटरी का मीनिंग क्या होता है, जागीरदार। तो ये आपकी क्या है, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे कभी जागीरदार हुआ करती थी, लेकिन उसके डिक्लाइन के बाद इन्हीं ने क्या किया, थानेसर से निकल के आपका जो पूरा जो नॉर्दर्न रीजन है उसके ऊपर अपना रूल है वो कायम कर दिया था। अब प्रभाकर, जो आपका प्रभाकर वर्धन है, ये इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूलर हैं। फिर इसके बाद इसका जो बेटा है वो है आपका हर्षवर्धन। आप बोल सकते हो कि वर्धन डायनेस्टी है ये आपकी। देखो, सभी के लास्ट में आपको वर्धन देखने को मिलेगा। जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, वो भी आपके गद्दी के ऊपर बैठे थे, तो उनके लास्ट में भी क्या है, राज्यवर्धन। तो ये भी आपका प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन। तो इसको नॉर्मली हर्ष भी बोल दिया जाता है, या अगर आप पूरा नाम बोलो तो इनका पूरा नाम होगा आपका हर्षवर्धन। तो ये आपके इसके प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। अब इनको मतलब कि नॉर्मली क्या बोला जाता है, हर्ष बोला जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इनके टाइम पीरियड पे हुई थी वो थे कि एक आपके चाइनीज आपके मोंक थे जो फॉरेन ट्रेवलर हैं, हुन सांग, इन्होंने इंडिया को विजिट किया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद ही आ रहा होगा। एक तो आपके फायान आए थे, तो फायान आपके कब आए थे याद करो, आपको बता चुका हूं मैं अच्छे से, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आए थे वो आपके। और उसके बाद आपके हुनसांग, तो हुनसांग आपके कब आए हैं, ये आपके आए हैं हर्षा राइन। हर्षा का जो मतलब कि शासन काल है, राइन का मीनिंग क्या होता है, जो इसका शासन काल था, जिस टाइम से लेके जिस टाइम तक इसने राज किया, तो उस टाइम पे आपके क्या है,
ये आपके इंडिया में ट्रेवल करते हैं। तो ये पता होना चाहिए, दोनों फॉरेन ट्रेवलर और दोनों के दोनों आपके बेसिकली क्या हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं, हुनसांग भी और फाइयान भी। और काम इनका मेनली इंडिया में आने का रीजन क्या था, ये जहां पर आपका बुद्धिस्ट धर्म है उसका ओरिजिनेट हुआ है, जहां से वो उपजा है आपका, तो ये उस लैंड को देखना चाहते थे और बुद्धिज्म धर्म के बारे में थोड़ी सा सीखना चाहते थे। उसको मतलब कि वहां पर कैसा उसको फॉलो किया जाता है, क्या क्या चीजें वहां पर हैं जो हमारे चाइना में नहीं है। तो ये बेसिकली अपने उस धर्म को पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो ये देखो आपका, अगर आप इसको देखना चाहो मैप को, तो मैप में देखिए क्लियर लगा सकते हो। ये देखो आपके लेट गुप्ताज 590 की बात है ये आपका, और यहाँ पर ये देखो पुष्यभूति फैमिली ग्रीन में दिखाई गई है। तो ये 590 का आसपास आप समझ सकते हो। 550 में आपका ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुका था आपका, बट उसके बाद देखो ये खत्म होता गया बिल्कुल मतलब कि लास्ट में। और ये देखो आपके सारे के सारे जो नए एम्पायर है वो निकल के आते जा रहे हैं। ये आपके मोखरीज हो गए, ये आपके वर्मन्स हो गए, ये आपके यहाँ पर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के कन्नौज के अंदर हो गए, ये मालवा हो गया, ये आपका कच्छवर्ण हो गया, ये आपके मतलब देखो कितने ज्यादा अलग अलग मतलब कि राज्य हैं वो आपके निकल के आए हैं। और वही मैंने बताया था कि पॉलिटिकली जो इंस्टेबिलिटी है नॉर्थ इंडिया के अंदर वो बिल्कुल अपने पीक पे थी। अब इस टाइम पे आप आगे देखोगे कि अगले ही 10 से लेके 15 साल के अंदर अंदर जो आपकी पुष्यभूति फैमिली है ये क्या करेगी, इस पूरे नॉर्थ इंडिया को यहाँ से कैप्चर कर लेगी। तो वही चीज आपको बताई गई है। अब हम बात करते हैं हर्ष का कॉन्क्वेस्ट की। कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इसका मीनिंग होता है कि कैसे हर्ष ने अपने राज्य को बढ़ाया, या कैसे दूसरे देशों के साथ लड़ाई करके, या जो दूसरे आसपास के जो राजा थे इसके, उनके ऊपर अपना कब्जा स्थापित किया। तो वो चीज बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो 16 साल की उम्र में ये आपका राजगद्दी पे बैठ के राजा बन गया था। अब आपको लगेगा सर 16 साल की उम्र में, 16 साल तो मतलब कि बिल्कुल वैसे ही नहीं होता है, बिल्कुल बचपना ही होता है एक टाइम से। बट रियलिटी यही है कि ये 16 साल की टाइम पे आपका गद्दी पे बैठ गया था। अब अगर इसकी आप स्टोरी भी सुनना चाहते हो तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से एक बार देखते हैं। तो हर्षवर्धन के जो फादर थे प्रभाकर वर्धन है, तो इनके 3 बच्चे थे आपके प्रभाकर वर्धन के। एक इनकी बड़ी बेटी थी, उसके बाद 2 इनके आपके बेटे थे। एक तो था आपका प्रभाकर वर्धन की बेटी होगी, उसके बाद ये आपका बड़ा बेटा था, बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, और छोटा बेटा था वो कौन था आपका हर्षवर्धन। तो 2 बेटे और उनकी बड़ी बहन। तो सबसे पहले बहन की शादी कर दी जाती है वहीं के एक पास के राजा के साथ। अब राजा की क्या होती है, मालवा के जो राजा होते हैं उनके साथ लड़ाई हो जाती है, तो वहां पर हर्षवर्धन के जीजाजी को मार दिया जाता है और इनकी बहन को वहां पर क्या है, बंदी बना लिया जाता है। तो अपनी बहन को छुटवाने के लिए क्या करता है, राज्यवर्धन है वो इसके ऊपर अटैक करता है मालवा वाले राजा के ऊपर, कि भाई इसने मेरे जीजाजी को मार दिया, बहन को बंदी बना रखा है। तो अपनी बहन को वहां से छुटवाने के लिए राज्यवर्धन ने उनके ऊपर अटैक किया। राज्यवर्धन ने मालवा वाले को हरा दिया और अपनी बहन को छुड़वा लिया। लेकिन मतलब मालवा वाला जो होता है वो क्या करता है, दूसरे राजा के साथ संधि कर रखा होती है। तो वो दूसरा राजा क्या करता है, राज्यवर्धन को आके उसके साथ दोस्ती करके इसको मार देता है यहाँ पे। और मारने के बाद आपका क्या होता है, वो फिर से इसकी बहन को और इनको मतलब बंदी बना लेता है। तो उस टाइम पे फिर हर्ष क्या होता है, सिर्फ 16 साल का ही होता है, तो वो गद्दी पे बैठता है और वो गद्दी पे बैठ के जो मालवा के राजा है उनको भी हराता है, और आपके जो मतलब कि मेनली चलो उनको तो बाद में हराएगा ही, बट स्टार्टिंग वो कहां से करता है, जिस राजा ने इसके भाई को मारा था और उसकी बहन को दोबारा से बंदी बनाया था। तो देखो जो आजकल की आपकी जितनी भी बॉलीवुड मूवी बन रही हैं वो सारे की स्टोरी यही है। तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आप ये समझ रहे हो एक हिसाब से जो एक्चुअल में जो आज के दिन बनता जा रहा है वो कैसे एग्जिस्ट करा। तो उसको आप अगर बेस से पढ़ोगे तो चीजों को आपका देखने का नजरिया मतलब कि वो बिल्कुल ओरिजिनल चीजें वो वहीं पर मिलती हैं आपको। बाद में तो क्या है, उसके अंदर कोई लव ट्विस्ट डाल दिया जाता है, कोई आपका वो कॉमेडी के लिए डालने की कोशिश की जाती है। तो ये चीजें तो आपकी बाद में चलती जाएंगी, बट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो वो आपका यही होता है। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे जो राजा हर्षवर्धन है वो 16 साल की उम्र में आपके गद्दी पे बैठते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की, इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। ये देखो यहाँ पर कन्नौज कहाँ पे लाई करती है, कुछ इधर इस एरिया में पड़ती है, लेकिन इसका ये कहाँ पे था, ये आपका मतलब कि हरियाणा वाला रीजन के अंदर था। तो वहां से इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके इसने कहाँ पे बना दिया अपनी कैपिटल को, कन्नौज के अंदर। उसके बाद इसने अपने आप को जो नाम बताया, उसने अपने आप को बोला उत्तर पथेश्वर। ये इसने खुद को अपना मतलब कि नाम दिया। और ये आप बोल सकते हो कि लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर था जिसने एंटायर नॉर्थ इंडिया के ऊपर राज किया। देखो इसके बाद भी बहुत से हिंदू रूलर आएंगे जिनको लास्ट बोला जाएगा, जैसे आपका पृथ्वीराज चौहान है, या आपके और भी ऐसे आएंगे जो हिंदू के बहुत ही ग्रेट मतलब कि एम्परर थे, बहुत ग्रेट राजा थे वो। बट अगर हम बात करते हैं तो इसका जो जिन्होंने
पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर। आगे आप वो देखोगे उनका जो एरिया है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता था। जितने एरिया के ऊपर इसने कब्जा किया है उतना किसी का भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर, जिसने इतने ज्यादा एरिया पूरे नॉर्थ इंडिया को राज किया है यहाँ पे। अब देखो इसका जो अगर आप कंट्रोल देखते हो तो आपका वेस्ट में राजस्थान, पंजाब, उसके बाद ईस्ट में यूपी, बिहार, उड़ीसा, तो ये सारा इसका क्या था, ये रीजन जो आज के जो प्रेजेंट डे आपके स्टेट है, इन्होंने इसके ऊपर इसका कब्जा होता था। फिर उसके बाद इसने मतलब कि अपने जो आसपास के एरिया में, जैसे आपका कश्मीर हो गया, सिंध हो गया, नेपाल हो गया, वल्लभी हो गया, कमारपुर हो गया, इनमें इसने क्या कर रखा था, अपनी सुजरेनिटी का मीनिंग क्या है, इन सभी राजाओं को भी इसने हरा रखा था। और हराने के बाद इनको ये बोला हुआ था कि आप मेरा आधिपत्य स्वीकार करो, नहीं तो फिर मैं आपको मतलब कि अपने राज्य में, तो वो क्या थे, वो इससे डरते ही थे, एक हिसाब से बहुत बड़ा राजा था, तो वो इसी को अपना मतलब राजा मानते थे, बट वो राज वो ही करते थे वहां पे। और ये चीज अगर आपको याद होगी तो समुद्रगुप्त ने भी सेम यही किया था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, तो आप उससे थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते तो ये देखो आप इसके पूरे एरिया को आप यहाँ पे ये देख सकते हो, कंप्लीट एरिया है ये आपका। तो नॉर्थ इंडिया आप ऑलमोस्ट बोल सकते हो। इसने देखो जो जो स्टेट मैंने आपको बताए थे उन सभी के अंदर इसका ही राज आपको देखने को मिलता है। और कैपिटल इसने देखो यहाँ पर कहां पर कर दी थी, कन्नौज के अंदर। चलो इस मैप के अंदर वो दिखाई नहीं दे रही है, बट कन्नौज है वो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करती है। ये जो मैंने डॉट बनाया है अभी ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये है इसकी, सॉरी ये देखो कन्नौज ये दिखा रखी है, ये गलत हो गया, थोड़ा सा ऊपर है वो, बट यूपी वाले रीजन के अंदर ये आपकी जो कन्नौज है वो लाई करती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 606 से लेके 647। और इससे पहले आप देखो 590 का भी मैंने आपको मैप दिखाया था, वहां पर आपका क्या था, सिर्फ ये इस रीजन के अंदर, आपके हरियाणा वाले रीजन के अंदर। लेकिन अगले ही देखो मतलब कि आप 6 साल के या 15 साल के अंदर अंदर इन्होंने देखो ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न आपके इंडिया को कैप्चर कर लिया था ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक चालुक्य डायनेस्टी का और थोड़ा सा इसमें देखने को मिलता है। चालुक्य डायनेस्टी आपको क्या बताती है कि जब इसका रीजन यहाँ तक देखो, ये नर्मदा नदी तक इसने यहाँ पर कैप्चर कर रखा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो नर्मदा नदी है, ये यहाँ से बह रही है। अब नर्मदा नदी के बाद ये अपने रीजन को साउथ के अंदर क्या करना चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है। लेकिन साउथ के अंदर आपकी जो चालुक्य डायनेस्टी होती है, तो उसके अंदर एक राजा था पुलकेशिन सेकंड। अब ये चालुक्य डायनेस्टी को मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, किसने इसको फाउंड किया, पुलकेशिन 1 कौन था, पुलकेशिन 2 कौन था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएंगी। लेकिन अभी इसका नाम यहाँ पर क्या क्यों आता है कि जब ये हर्ष है, जब इसने साउथ के अंदर अपना कॉन्क्वेस्ट को बढ़ाने की कोशिश की, तो पुलकेशिन ने उसको यहाँ पे नर्मदा नदी के ऊपर हरा दिया। और ये आपका आईहोल इंस्क्रिप्शन है, वहां पर ये लिखा गया है। तो खुद देखो मतलब कि जो आपके पुलकेशिन 2 है उन्होंने लिखवाया है द माइटी हर्ष। माइटी का मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा राज्य होता है जिसका। तो नॉर्थ इंडिया देखो उसने पूरा कैप्चर कर रखा है। लोस्ट हिज हर्ष, मतलब ये हर्ष तो आपका क्या है, उस राजा के लिए किया गया है। और दूसरे वाला जो हर्ष है वो आपकी जो जॉय की स्टेट होती है, जब कोई आदमी खुश होता है तो वो अपनी हंसी को यहाँ पे क्या हो गया, भूल गया था, या अपनी खुशी को यहाँ पे भूल गया था। व्हेन ही सफर्ड हिज इग्नोमी, या उसने अपने मतलब की जो डिफीट का जो बदनामी बोलो या कलंक बोलो, इग्नोमी का मीनिंग क्या होता है, बदनामी या कलंक होता है। तो जब उसने यहाँ पे अपनी हार देखी ना, तो वो उसका जो एक्चुअल जो जॉय की स्टेट है उसको यहाँ पर वो भूल गया था। और ये आईहोल की इंस्क्रिप्शन है वो जो वहां पे लिखा हुआ है। तो ये पुलकेशिन 2 इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपका कि नर्मदा नदी के ऊपर इसने रिट्रीट किया था आपके हर्ष को, जो कॉन्क्वेस्ट था उसका। तो यहाँ पर ये हर्षा और चालुक्य का बॉर्डर है वो सेपरेट किया गया है आपका नर्मदा से। इनकी जो कैपिटल है वो वतापी और बदामी है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस पूरी डायनेस्टी को, चालुक्य डायनेस्टी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। चालुक्य के बाद आपका पांड्या डायनेस्टी, उसके बाद चोल, चालुक्य, ये सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएंगी। यहाँ पर हमारा मेन वही है, हर्ष के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम हर्ष के बारे में हमारा जो टॉपिक है वो रखते हैं। तो अब हर्ष है वो आपका बुद्धिज्म से मतलब बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होता है। जो उसकी अर्ली लाइफ है वहां पर हर्ष ने कौन सी धर्म को फॉलो किया, भगवान शिव की पूजा करता था वो। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम चलता गया तो ये आपका एक बहुत ही कट्टर समर्थक बन गया था आपका किसका, महायान बुद्धिज्म का। और महायान बुद्धिज्म का ये बना कैसे, आपको बताया था कि इसके टाइम पीरियड में एक आपका तीर्थयात्री आता है चाइना से, जिसका नाम क्या है, हुनसांग। तो ये हुनसांग के जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है तो ये बुद्धिज्म को फॉलो कर लेता है। इसको हिंदू धर्म से बढ़िया कौन सा लगता है, बुद्धिज्म लगता है। तो वो चीज बताई है। अब अगर आपको याद होगा तो आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर आए थे अशोक। अशोक ने अपने टाइम पे क्या किया था, कलिंग की वार को जीतने के बाद उन्होंने भी क्या किया था, बुद्धिज्म को फॉलो किया था। तो उन्होंने भी सेम वही काम किया था, जितने भी जो आपकी बलि दी जाती थी, जो पशुओं का वध होता था उसको रोक दिया था। तो सेम वही काम इसने भी किया।
तो देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर, चलो बोलना तो नहीं चाहिए बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, रियलिटी यही है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हो, जैनिज्म की बात करते हो, बुद्धिज्म की बात करते हो, तो इनके अंदर क्या है, आपकी अहिंसा के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं हमारे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के अंदर आपको क्या बोला गया है कि आपका हर इंसान के अंदर, हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं पर भगवान का वास होता है, बस देखने वालों की नजर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो उनकी कुरान के अंदर क्या लिखा गया है कि सिर्फ एक ही भगवान है, वो हमारे कौन है, अल्लाह ताला। जो भी कोई आदमी अल्लाह ताला को नहीं मानता, ये लगा लो वो काफिर है और उसको जीने का कोई हक नहीं है, तो उसको आप मार दो। तो ये चीज देखो, ये अब क्या बोलते हैं कि इनको अल्लाह ताला ही नजर आता है, उसके अलावा जो भी कोई दूसरे धर्म को, रिलीजन आपको फॉलो करता है। और शायद मैं बोल सकता हूं कि इसी वजह से आपका जो ये धर्म है, ये इतना ज्यादा कम टाइम के अंदर, सबसे लास्ट में आपका इवोल्व हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन सबसे कम टाइम के अंदर इसने क्या किया, सबसे ज्यादा एरिया को कैप्चर कर लिया। इंडिया के अंदर जब ये आते हैं तो यहाँ पर भी बताऊंगा मैं आपको, तो इन्होंने बहुत सी जितने भी आपके मंदिर थे, स्तूप थे, चैत्य थे, उन सभी को इन्होंने क्या किया, तोड़ा और तोड़ तोड़ के अपने धर्म की जो मस्जिद है वो वहां पे बनाई गई है। आज के दिन भी अगर आप प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर देखते हो, जैसे बाबरी मस्जिद है, बोलते हैं कि वहां पर राम मंदिर होता था, उसको तोड़ के बना दिया गया है। अभी लेटेस्ट अगर आप बात करोगे तो काशी विश्वनाथ आपका मंदिर होता था, ये बोलते हैं कि उसको तोड़ के वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई है। तो हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखोगे तो ये रियलिटी इन्होंने क्या किया है, मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए इस चीज को फॉलो किया है। और यहाँ पर मेरा मुस्लिम धर्म के जो सेंटिमेंट है उनको हर्ट करने का कोई वो नहीं है, बट अगर जो हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास जो भी लिटरेरी सोर्स हैं, अगर हम उनकी तरफ देखते हैं तो एक्चुअल में आपका यही हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो इन्होंने बहुत सी स्तूप और मोनेस्ट्री बनवाई, किसने, हर्ष ने। फिर से एक बार हर्ष की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और सबसे इंपोर्टेंट इसने क्या किया कि हर 5 साल के अंदर ये है ना क्या करता था, जितने भी आपके सारे रिलीजन थे, हिंदू हो, आपका जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, ये सभी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे गैदर करता था अपने राज्य के अंदर, और उन सभी को बहुत ही ज्यादा गिफ्ट और जो आपके कॉस्टली प्रेजेंट है, उपहार, उनसे उनको क्या करता था, ऑनर करता था, वो देके उनको ऑनर करता था। तो इसकी 2 असेंबली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो इसकी असेंबली कौन सी है, आपकी कन्नौज असेंबली है, और दूसरी इसकी प्रयाग असेंबली है, जो आज के दिन प्रेजेंट है प्रयागराज है। ये भी आपका यूपी के अंदर है, और कन्नौज है वो तो इसकी कैपिटल थी, वहां पर इन्होंने की थी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो डॉक्ट्राइन ऑफ महात्मा बुद्धिज्म है, महायान बुद्धिज्म है, सॉरी महायान और हिनायान होती है दूसरी, तो यहाँ पर ये महायान का फॉलोवर था। तो इन्होंने ये बताया कि जो महायान आपकी जो बुद्धिज्म है ना, वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। और ये कब बताया था इसने, और इन्होंने यहाँ पर जो आपका हुन सांग है उसके कॉन्टेक्ट में आके इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था, और इनको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। तो इसी चीज को इसने क्या किया, सभी धर्मों को बताया था। बट इन्होंने देखो यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं की किसी के ऊपर, ये नहीं बोला कि अब आप सभी के सभी इस धर्म को फॉलो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको देखने को मिलेगा ये। बाकी जो धर्म थे उनके प्रति भी बिल्कुल बेनिवोलेंट है, बिल्कुल आपका मतलब कि आप उनको भी ये आदर करता था। तो अगर कोई दूसरे धर्म को भी फॉलो करना चाहता था तो उसको बिल्कुल वो छूट थी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर उसको ऑनर भी किया, आपके हुनसांग को। दूसरी जो असेंबली होती है प्रयाग असेंबली, यहां तक ये बोला गया है कि इसने इतना ज्यादा दान दिया कि अपने जो कपड़े थे ना, कपड़े तक भी इन्होंने अपने मतलब की चैरिटी के अंदर वहां पर दान में दे दिए थे। देखो कपड़े भी उतार के, तो आप बोल सकते हो कि मतलब बहुत ही ज्यादा चैरिटी करता था, और हर 5 साल के अंदर आपकी होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये दोनों असेंबली आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, प्रशासन कैसा था। तो सेम वही जो गुप्ता लाइन के ऊपर चलता आता था, सेंटर होता था, सेंटर के अंदर आपके अलग अलग प्रोविंस होते थे, प्रोविंस के नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट होते थे, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपकी तहसील, और तहसील के नीचे आपके गांव। तो सेम वही था। बट यहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता था, और वो टैक्स देखो आपका कितना है, वो टैक्स है आपका लैंड टैक्स के तौर पे, कि भाई जो भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसका जो 1/6 है वो आपको राजा को मतलब कि एज ए टैक्स देना पड़ता था। वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कुछ है। अब देखो आर्मी तो उसके पास भी है, अब आर्मी को तो उसको भी खिलाना है, तो उसके जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके कामों को अच्छे से करने के लिए आपको ये टैक्स देना पड़ता था। आज के दिन भी अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो टैक्स तो हम भी देते हैं, चाहे कोई सैलरीड पर्सन है वो भी देता है, नॉन सैलरीड है वो भी देता है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर नॉन सैलरीड कैसे देते हैं। तो देखो आज के दिन अगर आप दुकान के ऊपर जाते हो, छोटी से छोटी चीज भी आप जो परचेज करते हो, आपने सपोज करो कोई सॉस परचेज किया, कोई साबुन परचेज किया, पेंसिल परचेज किया, इरेजर या कुछ भी, जो भी चीज आपकी जो होम के अंदर जो डेली हमारी रिक्वायर होती हैं, आप उनको करते हो, तो टैक्स तो सरकार उन सभी के ऊपर लगा के रखती है ना, कि एमआरपी के अंदर लिखा होता है टैक्स इंक्लूसिव, ये प्राइस है इसका एमआरपी। तो टैक्स वो सरकार ने लगा रखा है। जब आप उन चीजों को खरीद रहे हो तो ये आपका मीनिंग क्या है, वो इनडायरेक्टली आपने सरकार को पे कर दिया है, वो एक टैक्स ही है। और दूसरा आपका क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स है।
तो डायरेक्ट तो आपकी डायरेक्ट जितनी सैलरी होती है उसके ऊपर लगता ही है, वो तो आपको पता ही होगा। तो सेम वो भी सरकार को देखो अपना काम चलाने के लिए लगाना पड़ता है, तो सेम वो ये भी क्या करता था, लगाता था। लेकिन जब आप मुगल पीरियड के अंदर आओगे या आगे जब हमारा मुस्लिम समाज आ जाता है, तो उन्होंने क्या है इस टैक्स को 1/6 से घटा के कहीं कहीं पर तो आपको ये 1/2 या 1/3 तो आपका बिल्कुल नॉर्मल था ही था कि जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उनका 1/3 आपको क्या है राजा को दे देना है। और कई तो इन्होंने क्या किया, जितना प्रोड्यूस किया उसका हाफ। तो आप देख सकते हो किसानों की हालत है वो कितनी ज्यादा जर्जर होती जा रही है। तो कहां पर 1/6 है और कहां पर आपका, अगर इसको बाय एग्जांपल में आपको बताना चाहूं तो ये बोलते हैं हम कि अगर खोज करो आपका 6 क्विंटल है, वो किसी के खेत में आपका इतना 6 क्विंटल आपका अनाज है वो पैदा हुआ है, तो 6 क्विंटल में से यहाँ पर उसको क्या है सिर्फ 1 ही क्विंटल राजा को देना होगा। लेकिन आपका जो मुस्लिम टाइम आएगा, आपके जितने भी मुस्लिम सल्तनत आएंगे या मुस्लिम जो आपका रूल आएगा, तो वहां पर वो क्या है उसका 3 टन, आप समझ सकते हो 6 में से 3 तो निकल ही गया आपका, तो उसके पास देखो बेचारे के पास क्या बचा। या अगर हम बात करते हैं 1/3 की, तो आप बोल सकते हो कि 2 टन, उसका तीसरा हिस्सा तो वो दे दिया जाता था उनको, ठीक है। अब यहाँ पर जो पुनिशमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल थी, आपकी बहुत ही ज्यादा दयनीय थी आपकी। लेकिन अगर आप याद करो गुप्ता पीरियड था, तो गुप्ता पीरियड में आपकी वो जो पुनिशमेंट थी वो क्या होती थी, मोस्टली फाइन होती थी। और ये खुद फाहियान ने अपनी किताब के अंदर बताया है, वहां पर कोई भी पुनिशमेंट क्रूएल नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर ये क्या है आपकी बहुत ही ज्यादा दयनीय है आपकी, ठीक है। और मुस्लिम टाइम के अंदर आके जो आपका मुस्लिम रीजन, अब इसके बाद हम मुस्लिम को स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर वो आपकी क्या है और भी ज्यादा क्रूअल होती जाएंगी। तो वो देखो टाइम टू टाइम मतलब उसके अंदर वो डेवलपमेंट होती जा रही है पुनिशमेंट के अंदर। अब यहाँ पर आपका क्या है, जो पब्लिक रिकॉर्ड जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो यूज करते थे ना, उसको ये बोलते थे नीलो पिट्टू। और ये आपका एग्जैक्टली एक बार एसएससी के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो नीलो पुट्टू वर्ड है ये आपका क्या शो करता है। तो उन्होंने ये भी आपका ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था कि जितना भी पब्लिक रिकॉर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन का हर्ष के टाइम पे, ये वर्ड है उस चीज को शो करता था आपके पब्लिक रिकॉर्ड को। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी। तो सेम वही 4 वर्ण थे और इनके अंदर आपकी सब कास्ट है वो बना दी गई थी। हिंदुओं के अंदर जैसे आपके अलग अलग जो कास्ट थी वो बता दी गई थी, ब्राह्मण के अंदर या आपका क्षत्रिय के अंदर, वैसे के अंदर तो वो सारी बताई गई हैं। तो जो ब्राह्मण है वो यहाँ पे आपका क्या था, अब तक आपका क्या था, ब्राह्मण को हमेशा दान दिया जाता था और दान के तौर पे कोई चीज दे दी जाती थी। लेकिन इसने क्या किया, ब्राह्मणों को जमीन देनी शुरू कर दी दान के नाम पे कि भाई मैं ये जमीन देता हूं आपको, और जमीन को देखो इन्होंने यहाँ पे दान पे देना। तो ये एक नई चीज यहाँ पे देखो, एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, ये आपको पता ही है। लास्ट में गुप्ता टाइम के अंदर भी वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो विडो की जो रीमैरिज है या जो स्वयंवर है वो अलाउड था ही नहीं। स्वयंवर का मीनिंग क्या होता है, अपनी इच्छा से किसी से शादी करना, तो वो चीज बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती थी। और विडो रीमैरिज, अगर उसका पति है वो किसी भी वजह से अगर एक्सपायर हो जाता था, तो उनकी जो रीमैरिज है वो भी आपको देखने को नहीं मिलती है। सती है ये आपकी मतलब की प्रिवेलेंट थी आपकी, और जो डोरी सिस्टम है, दहेज की प्रथा है, ये भी आपकी चलती आ रही थी उस टाइम पे। तो आप बोल सकते हो कि हाँ वुमेन की पोजीशन है इन सभी कुरीतियों की वजह से थोड़ी सी वो क्या है, अच्छी नहीं थी। उसके बाद आपका जो ट्रेड के अंदर बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। गुप्ता टाइम के अंदर देखो वहां पर प्रोस्पेरिटी बिल्कुल अपने पीक पे थी। क्यों थी, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो बहुत ही बढ़िया था आपका, अदर जो आपकी कंट्रीज है उनके साथ, जो अदर एम्पायर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये आप देख सकते हो कि प्रोस्पेरिटी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के साथ ही हमारी आती है। तो अगर वो इकोनॉमी डाउन होगी तो क्या होगी, प्रोस्पेरिटी भी उसके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ आपकी डेटोरेट होती जाएगी, वो आपकी मतलब की कम होती जाएगी। तो यही चीज वहां पे बताई गई है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर बहुत ही कम नंबर ऑफ कोइंस हैं, लेस मर्चेंट हैं। अब मर्चेंट आपके क्या करते हैं, सभी के सभी जो आपके व्यापारी होते हैं वो अपनी एक मतलब की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, जिसको वो क्या बोलते थे, गिल्ड बोलते थे। तो गिल्ड का मीनिंग क्या होता है, जब बहुत से मर्चेंट बना के अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था बना लेते हैं तो उसको वो गिल्ड बोलते थे। तो वो जो एक्टिविटी है गिल्ड बनाने वाली एक्टिविटी, वो इतनी ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं थी आपकी, वो कम थी, कम देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये थी इसकी सोसाइटी और इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं कि जो ये हर्ष के बारे में हमने इतनी ज्यादा चीजें पढ़ी हैं, तो इसके सोर्स हमारे पास क्या हैं, लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो हमारे पास हैं ही हैं। तो लिटरेरी सोर्स है, सबसे पहले तो है आपका हर्ष चरित्र। तो इसके जो कोर्ट पोइट्स थे आपके, जो दरबार के अंदर जो दरबारी कवि था बाण भट्ट, तो उन्होंने ये हर्ष चरित्र लिखी है। ये बेसिकली हर्ष के पूरे जीवन के अंदर बताती है कि कैसे वो 16 साल की उम्र में राजगद्दी के ऊपर बैठे, फिर कैसे उन्होंने दूसरे राज्यों के ऊपर अपना कब्जा स्थापित किया, कैसा वहां पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसी आपकी सोशल लाइफ थी, कैसी आपकी इकोनॉमी थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एक हिसाब से जो हर्ष थे आपके राजा हर्षवर्धन, तो इनकी लाइफ को ही यहाँ पे शो किया गया है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हुनसांग आपके फॉरेन ट्रेवलर थे, इनके अकाउंट से भी इनके बारे में बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो बताया यही, इनके दोस्त बन गए थे, सिविज्म को फॉलो करते थे हिंदू धर्म के। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके कांटेक्ट में आगे इन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को फॉलो किया है आपका। उसके बाद आपकी जो रत्नावली, नागानंदा और ये प्रियदर्शिका, ये खुद आपके हर्ष ने लिखे हैं जितने भी ड्रामा है ये आपके। और ड्रामा आपको याद होगा कालिदास के टाइम पे मैंने आपको बताया था अभिज्ञान शाकुंतलम। तो वो देखो आपका बोल सकते हो कि आर्ट वहां पर भी थी और आर्ट ये आपकी यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो आपका एक कॉपर प्लेट के ऊपर इंस्क्रिप्शन मिला है हमारे को मधुबन के अंदर, वो आपका ये बताता है मधुबन आपका क्या है, कहाँ पे आज के दिन प्रेजेंट पे अगर हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर ये आपका ये लाई करता है। उसके बाद सोनीपत इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है, सोनीपत भी आपका हरियाणा के अंदर ही बिल्कुल दिल्ली के साथ टच करता हुआ। उसके बाद आपका बानसेखराई ये भी इंस्क्रिप्शन है। तो ये देखो सारे के सारे जो है ना यहाँ पर इसका सिग्नेचर मिला है हर्ष का। तो अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे तो हर्ष का जो सिग्नेचर है वो इतना बड़ा दिया गया है वहां पे, आपको खुद लगेगा कि इतना बड़ा साइन इसको याद भी कैसे रह जाता था। नॉर्मली आज के दिन तो हमारा साइन क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसका साइन वहां पर इतना ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। आप अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो वो देख भी सकता है। वैसे बस यहाँ पे मैंने इंक्लूड ऐसे ही नहीं किया कि ये कोई चीज देखने वाली है, नहीं, बस बता देना चाहिए आपको। तो फिर भी अगर किसी का मन करता है तो वो जाके वो देख सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये फॉरेन ट्रेवलर आया था हुनसांग, तो इसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। जैसे फाहियान के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फाहियान कौन था, उसके बारे में जो जो छोटी छोटी चीजें एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इससे आपको अगर और कुछ नहीं तो इतना तो जरूर याद रह जाएगा कि हाँ हुनसांग है वो आपका हर्ष के टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर आया था। आपका जो फाहियान है वो आपका गुप्ता पीरियड के टाइम पे आपका यहाँ पर आया था। तो वो सारी चीजें आपको पता रह जाएंगी। तो ऐसा बोला जाता है कि 629 के अंदर ये चाइना से निकला था, 29 साल की एज थी इसकी। और ये 630 के अंदर सेंट्रल एशिया से होते हुए क्या है गांधरा के अंदर पहुंच गया था। और गांधरा आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर लाई करता है। नॉर्थ रीजन का आपको पता ही है, वेस्ट ये है, तो ये नॉर्थ वेस्ट आपका कहाँ पर, यही ना जो आपका प्रेजेंट डे कश्मीर और पाकिस्तान वाला रीजन है ना कहीं पर, मतलब वो अफगानिस्तान के अंदर ही चला गया वैसे तो ये वहां पर आपका लाई करता है। तो 1 साल तक चलने के बाद वो क्या हुआ, यहाँ पर पहुंचता है गांधरा के अंदर। फिर उसके बाद वो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जाता है और वहां पर स्टडी करता है और जितना भी बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है वो सारे के सारे इकट्ठे करता है। और इंडिया को ये छोड़ के जाता है 643 के अंदर। तो 30 के अंदर पहुंच गया था 43 के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो कि नियरली 13 साल तक ये क्या है इंडिया के अंदर रहा। और 8 साल इन्होंने क्या किया, उन 13 साल में से सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन के टाइम पे ये अपने निकाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जब ये गया तो जाते हुए इन्होंने क्या किया, इनके पास ये बोला जाता है कि 600 तो आपके महायान रिलीजन जो आपका बुद्धिज्म रिलीजन है उससे रिलेटेड आपकी बुक्स थी, महायान और हिनायान की भी थी जिनमें से कुछ, और 7 इनके पास बुद्ध के स्टेचू थे जिनको ये लेके गया है। फिर उसके बाद इसने अपनी एक बुक लिखी सी यू कल, तो वो है आपकी, और दूसरी आपका है बायोग्राफी जो है आपकी हुईली। तो इन दोनों को आप देख सकते हो। और कई बार आपको ये देखो ये दूसरा नाम भी इसका पता होना चाहिए, जुआन जैंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर कभी पेपर के अंदर आपको आ जाए जुआन जैंग कौन था तो आप कंफ्यूज हो जाओ, तो हुनसांग का जो दूसरा नाम था वो क्या है, जुआन जैंग है। ये सिंपल वैसे ही है, आप ऑन रिकॉर्ड पढ़ते हो, इसका नाम सुरेंद्र है, इसका नाम दीपेंद्र है, इसका नाम देवेंद्र है, लेकिन अगर आप घर पे जाके देखोगे तो घर पे उसको क्या बुलाते हैं, ये कालू है, ये आपका मतलब कि वो बोरू है, या ये मतलब कि जो भी वो वैसे ही मतलब कि जो होम नेम उसको बोल दिया जाता है। तो वही है, आपने कहानी तो पढ़ी वो सुनी होगी, शक्तिमान सीरियल आता था आपका। तो वो शक्तिमान कौन होता है, बाल गंगाधर ही कौन होता है, शक्तिमान होता है। तो बाल गंगाधर उसका दूसरा नाम है, शक्तिमान उसका दूसरा नाम है, तो सेम वही है ये आपका। तो वैसे दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, जुआन जैंग है ये, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं देखो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा मतलब कि एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती थी। तो इसको क्या बोला जाता है कि नालंदा का मीनिंग ही क्या होता है, गिवर ऑफ नॉलेज, जो आपको ज्ञान देता है। उसी वर्ड को इन्होंने क्या बोला है, नालंदा बोला है। और इनके फाउंडर कौन थे, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड आपको याद है कब था, ये था आपका ये गुप्ता पीरियड नहीं है, आपका मौर्यन पीरियड है। मौर्य एम्पायर है ये आपका। और मौर्यन के अंदर ये आपके क्या थे, जो चंद्रगुप्त 2 थे जिनको आप जानते हो, विक्रमादित्य, उनके बेटे थे ये कुमारगुप्त, ठीक है। और ये हमारा कब था, लगभग आप बोल सकते हो कि 400 ईस्वी के अंदर, 400 आपका एडी के अंदर इन्होंने क्या किया था, इसको नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। और हर्ष ने भी यहाँ पर क्या किया था, बहुत ही ज्यादा दान दिया था इस विश्वविद्यालय को अपने पीक पे ले जाने के लिए। यहाँ के जो प्रोफेसर होते थे उनको हम क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है वो नाम देखो यहाँ पे दिया गया है, धर्मपाल हो गया, शीलभद्र हो गया।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महायान बुद्धिज्म को यहाँ पे मेनली मतलब कि पढ़ाया जाता था। महायान बुद्धिज्म के साथ साथ आपके जो वेद थे उनको पढ़ाया जाता था, हिनायन था उनको भी पढ़ाया जाता था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जितने भी आपकी हिंदुस्त की फिलोसफी हैं, चाहे वो आपकी लॉजिक से रिलेटेड हो, ग्रामर से रिलेटेड हो, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट, ये सारी चीजें आपको याद होगी कि हमने गुप्ता एम्पायर आया था हर्षवर्धन के एम्पायर से पहले। मौर्यन एम्पायर अलग है, ये आपका मगध एम्पायर के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर टोटल आपकी यहाँ पे 6 डायनेस्टी आई थी, तो ये आपका अलग है। उसके साथ देखो कंफ्यूज मत हो जाना, सबसे पहले आया था आपका मगध एम्पायर, मगध एम्पायर के बाद आता है आपका गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता के बाद है आपका हर्ष एम्पायर। तो ये आपको याद रखनी है सीक्वेंस, और दो चीजों को 2-3 बार जब आप देखोगे जो फर्स्ट स्लाइड है तो उससे आपको ये चीजें याद भी रह जाएंगी, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो गुप्ता एम्पायर जब आया था तो वहां पर हमने इंडिया को बोला था गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो वो गोल्डन एज क्यों बोला था? क्योंकि आप ग्रामर से रिलेटेड अमरकोश, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड आपके जितने भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं और उनकी जितने भी इन्वेंशन है, उनकी जितनी भी खोज है वो हमने यहाँ पे बताई थी। मेडिसिन से रिलेटेड आपकी जो मेडिकल साइंस आज के दिन भी जो हम फॉलो करते हैं तो वो चरक को, सुश्रुत को, या फिर आपका वाघ भट्ट को, इनको फॉलो करते हैं। आर्ट के अंदर भी आपको बताया गया था, आर्ट और लिटरेचर के अंदर कालिदास, और उसके बाद और भी बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने इंडिया को क्या किया, पीक के ऊपर लेके गए थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है आपका बिल्कुल फुल्ली रेजिडेंशियल था, और स्कॉलर हैं वो आपके देखो कितनी कंट्रीज से आते थे। और आज के दिन हमारा क्या है, इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उसमें से सिर्फ 2 या 3 यूनिवर्सिटी का ही नाम आता है। और पहले देखो सबसे टॉप हमारी क्या होती थी उस टाइम पे, नालंदा विश्वविद्यालय, और इसका जो एंट्रेंस रेट है वो मतलब कि बहुत ही कम था, 30%। आप ये बोल सकते हो कि अगर 100 बंदे यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आते थे उनमें से सिर्फ 30 के एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर पाते थे, और फिर उनमें से मतलब कि इंटरव्यू भी होता होगा, तो आप देख सकते हो मतलब कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को अगर आप देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो। प्रेजेंट डे आपका जो बिहार है वहां पर ये नालंदा विद्यालय होता था, और 1200 ईस्वी के अंदर आके 400 के अंदर इसको बनाया गया था। मैंने बताई दिया आपको, कुमारगुप्त ने बनाया था आपके मौर्यन एम्पायर से। तो 800 साल बाद जो आपके बख्तियार खिलजी आए थे उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यही चीज मैंने आपको बताई। देखो मुस्लिम कम्युनिटी ने हमारे जो बहुत से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, और इसको देखो गोल्डन एज बोला जाता है। अगर ये विश्वविद्यालय आपका आज के दिन भी चलता रहता तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो सक्सेस रेट है या जो हमारा वर्ल्ड के अंदर जो स्टेटस है वो क्या होता। तो खुद ये आप मतलब कि एज ए 2 मिनट के लिए आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सोच सकते हो कि क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है तो उससे मिलती जुलती आपकी एक और विश्वविद्यालय था जिसका नाम था विक्रमशिला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। ये आपकी एक अनोदर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। ये मेनली आपकी क्या थी, बुद्धिस्ट थी। और नालंदा आपका मतलब कोई रिलीजन के बारे में नहीं था, वो आपको हिंदुओं के वेद भी पढ़ाते थे, महायान के बारे में भी, हिनायन के बारे में, वो सभी चीजें पढ़ाते थे। अब ये आपकी क्या है, जो पाल डायनेस्टी थी बंगाल के अंदर, तो उनके राजा थे धर्मपाल, उन्होंने इसको बनाया था 8वीं सेंचुरी के अंदर। और इसको भी क्या हुआ था, बख्तियार खिलजी ने ही डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है आपका। और इसकी प्रेजेंट डे लोकेशन आपकी क्या है, जो आपका वेस्ट बंगाल और बिहार का बॉर्डर है, तो वहां पर आपकी एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर। तो भागलपुर के अंदर ये आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आपके क्या है, बहुत से नंबर ऑफ स्तूप भी थे, मोनेस्ट्री भी थी, चैत्य भी थे, वो रहने के लिए उनके बिहार और बंगाल के अंदर। और विक्रमशिला इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाई बख्तियार खिलजी इन 1200 AD। तो इन दोनों को, नालंदा को और विक्रमशिला को, दोनों को एक साथ ही आपके बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 1200 के अंदर आके, ठीक है। तो देखो, और ये बोला जाता है कि जिस टाइम पे उन्होंने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया तो यहाँ पर इतनी किताबें हैं कि जब उन्होंने इसके अंदर आग लगाई थी तो लगातार 22 से लेके 23 दिन तक वो आग है वो आपकी जलती रही थी, वो मतलब बुझी नहीं थी। तो देखो कितनी किताबें थी जिनको जलने में भी 20 से लेके मतलब कि 22 दिन का आपका टाइम लगा है, तो आप समझ सकते हो वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका हर्षवर्धन एम्पायर आपका खत्म हो जाता है तो इसकी कैपिटल कौन है, कन्नौज। तो इस कैपिटल के ऊपर ये बोला जाता है कि हर्ष वाले रीजन को अब हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो उसको कैप्चर करने के लिए आपकी 3 डायनेस्टी हैं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है आपकी। एक तो सबसे पहले तो पाल, बताया ही आपको, वेस्ट बंगाल के अंदर से ये देखो पाल यहां से अटैक करता है इसके ऊपर। दूसरा आपके गुर्जर और प्रतिहार, ये बेसिकली आपकी जो राजपूत कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो राजपूत के अंदर आपके बहुत से होते हैं, जैसे आपके चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान, जिनको बाद में दिल्ली के ऊपर जिन्होंने राज किया। तो वैसे गुर्जर और प्रतिहार है, ये भी आपके राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और फाइनली जब ये ट्राइपेट चलता है, ट्राइपेट का मीनिंग क्या होता है, 3 आपके ये
पार्टी हैं और ये तीनों की तीनों पार्टी इन्वॉल्व हो जाती हैं किसके लिए, कन्नौज की स्ट्रगल के लिए कि भाई कन्नौज के ऊपर मैं कब्जा करूंगा या मैं कब्जा करूंगा। तो उसमें और तीसरा होता है आपका राष्ट्रकूट। ये देखो आपका साउथ से, ये साउथ से अटैक करना चाहता है, ये आपका यहाँ से अटैक करना चाहता है और ये आपके गुर्जर यहाँ से अटैक करना चाहते हैं और फाइनली जो गुर्जर हैं वो आपके जीत जाते हैं। और अगर आपने पृथ्वीराज मूवी आई है अभी, मतलब कि जो प्रेजेंट डे है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका जून 2022 के अंदर, और शायद मई लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में ही हमारी एक मूवी आई है पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कुमार जिसके अंदर आपकी स्टार कास्ट है। तो वो ये मूवी आई है, उसके अंदर भी दिखाया गया है आपको बिजनौर, ये सॉरी बिजनौर बोल रहा हूँ, कन्नौज। तो कन्नौज के अंदर वहां पर जो जयसिंह है जिसको बोला जाता है गद्दार, गद्दार की उपाधि दी गई है जयसिंह को कि भाई अगर जयसिंह जैसे गद्दार नहीं होते इंडिया के अंदर तो हम गुलाम ना होते। तो ये आपका वहां पे बताया गया है। तो ये जो जयसिंह है वो आपके राजा हैं और ये जयसिंह आपकी इस राजपूत कम्युनिटी के अंदर, इस गुर्जर कम्युनिटी से ही आपके बिलोंग करते हैं। तो ये आपको जो आगे आने वाली स्लाइड है वहां पर और भी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही हमारा। चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, शेयर करो चीजों को ज्यादा से ज्यादा, जो भी कोई आपको लगता है सीरियसली तैयारी कर रहा है उनके साथ, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सेम वही है, डाउट अगर कोई भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ अपना, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाएगा। या आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आपको तो आप वो बता सकते हो। अगर मेरे को वो सुटेबल लगा तो मैं वो जरूर करूंगा आपका, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए किसी भी लेक्चर की तो आपका टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है GS/NS, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।